बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सबा सईद। और बच्चे, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे द वेस्ट पाकिस्तान शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। ये कब आया था? 1969 में आया था। मार्शल लॉ लगा हुआ था। हमारे इंतज़ामी अमूर जो थे वो चीफ़ मार्शल लॉ के अंडर थे, जिन्होंने गवर्नर को ये इख्तियार दिया था कि वो ये ऑर्डिनेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं टू द होल ऑफ द पाकिस्तान। उन्होंने होल ऑफ़ पाकिस्तान में ये जो ऑर्डिनेंस है ये वो लाए, और उन्होंने ये बताया कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक बच्चा कौन होता है, एल्डर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है, रेजिडेंशियल होटल्स क्या होते हैं। ये बच्चे, अगर आपको ये टू है, सेक्शन 2 है, डेफिनेशंस हैं, ये अगर आए भी तो ये ज़्यादातर डेफिनेशंस इसमें से पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रेफरेंस टू टाइम ऑफ द डे, पावर टू ग्रांट एग्जाम्शन, ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है दैट इज़ ऑर्डिनेंस नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स एंड पर्सनस। ऊपर उन्होंने 4 में क्या बात की हुई है जी? 4 में उन्होंने बात की हुई है पावर टू ग्रांट एग्जाम्शन। एग्जाम्शन क्या होती है? जिसको इस्तिस्ना हासिल हो, जो कानून के अंडर ना आता हो। तो बच्चे, इसमें क्या आते हैं? वो ऑफिसेस जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आए। उसके अलावा ऑफिसेज अंडर द पाकिस्तान रेलवे बोर्ड के अंडर जो आए वो वाले ऑफिसेज होते हैं। पब्लिक स्टैट्यूटरी बॉडी, बिजनेस डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट और गेन, वो जिनका ना कोई नुकसान होता है ना कोई फ़ायदा होता है, उनके ऊपर उनको एग्जाम्शन हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है। शॉप और स्टॉल्स इन एनी पब्लिक एग्जीबिशन और शो इन सो फार एज शॉप और स्टॉल्स डील इन रिटेल ट्रेड विच इज़ solely subsidiary or ancillary to the main purpose of such exhibition or show। कि कुछ ऐसे शॉप्स और स्टॉल्स जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि वो चीज़ों, जिस तरह कहते हैं ना, फ़लाँ जगह चलते हैं जी, किताबों की एग्ज़िबिशन लगी हुई है, फूलों की एग्ज़िबिशन लगी हुई है, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद क्या होता है? उन चीज़ों को शो ऑफ कराना, एग्ज़िबिट कराना कि ये नई चीज़ें हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो वाली शॉप्स या स्टॉल्स जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़िबिशन हो, वो उनको भी इस्तिस्ना हासिल है। फिर जी इसका सबसेक्शन 5 क्या कहता है? शॉप्स और स्टॉल्स इन एनी पब्लिक फेयर और बाज़ार, ये जो मीना बाज़ार वगैरह में होती हैं, जिनका मकसद क्या होता है? रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस होता है कि जी आप इधर से कोई चीज़ ख़रीदें तो हम नाबीना लोगों की मदद करेंगे या हम माजूर लोगों की मदद करेंगे, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद बच्चे क्या है? उसके बाद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केयर ऑफ द सिक, इन्फर्म, डेस्टिट्यूट और मेंटली अनफिट पर्सनस, ये जो खैराती अस्पताल वगैरह होते हैं इनको भी एग्जाम्शन है। रिफ़्रेशमेंट रूम्स एट रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे स्टेशन पे रिफ़्रेशमेंट रूम्स होते हैं जिनसे स्टीमर्स, क्राफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, और वैसे रिफ़्रेशमेंट रूम जिनसे ये पैसेंजर्स रुक के चीज़ें वगैरह लेते हैं, अपने स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उनको भी एग्जाम्शन है। Any person employed as manager, traveling agent, conveyor, messenger, watchman, caretaker or conservatory staff, or any person employed exclusively in connection with the collection, dispatch, delivery and conveyance of a custom, formalities or good, कि वो वाला जिस तरह ये TCS वाले वर्कर्स होते हैं उनको भी एग्जाम्शन है। एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द बिजनेस, और इन्होंने कहा है कि जो क्लॉज 1 to लेके 8 तक, 1 to 8 में जितने लोग शामिल हैं उनको एग्जाम्शन है। कौन सी? ये जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उनमें। नथिंग इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 and 7 इन सेक्शन 7 शैल अप्लाई टू। सेक्शन 7 क्या था बच्चे? वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी ऐसा क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 एंड इन सेक्शन 7 शैल अप्लाई टू, कुछ भी ऐसा जो ऊपर उन्होंने कंडीशंस अप्लाई की हैं वो नहीं लागू होंगे। किन किन के ऊपर? क्लब्स पे, होटल्स पे, मतलब कि इन्हें इस्तिस्ना हासिल नहीं है। पहले ये आती तो शॉप उनमें है ना, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में ही आती हैं, क्लब्स, होटल्स, ये क्लब्स जिनमें जाके गेम्स वगैरह भी कुछ लोग करते हैं, और होटल्स होते हैं कुछ प्रॉफिट और गेन के लिए बनाए गए होते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि उन्हें कोई ना कोई नफ़ा हो। सोली इन वेजिटेबल्स, मीट, फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज़। उसके अलावा ये जो कन्फेक्शनरीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, ये गोरमे कर लें, केक्स एंड बेक्स कर लें, शंग्रीला कर लें, तो इनके ऊपर भी टैक्स लगता है जी।
shop dealing in articles required for funeral, burials or ceremonies as far as the sale of these articles is concerned. शॉप डीलिंग मेनली ये कपड़े की दुकान से ही बच्चे मिलेंगी ना चीज़ें, तो वो उनके ऊपर टैक्स लगता है, वो कमर्शियल होती हैं. इसके अलावा ये शॉप डीलिंग मेनली इन टबैको, सिगार्स, सिगरेट्स, ये सारे जो स्मोकिंग जो है वो असिस्टेंस में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें, लिक्विड रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, इनके ऊपर भी लगेगा. ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशंस और पेट्रोल पंप, इनके ऊपर तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं. कुछ रेशो इनकी बढ़ा दी गई हुई है. बार्बर्स एंड हेयर ड्रेसर्स, ये हमारी स्ट्रीट वाले कोई हेयर ड्रेसर से बच्चे आप लोग पूछ लें अपनी अपनी स्ट्रीट्स में से कि आपने कमर्शियल कराया हुआ है. अगर नहीं कराया हुआ तो ये नहीं कि जाके उस बेचारे की शिकायत कर दें, लेकिन उनके ऊपर भी टैक्स लगता है. यूजली इन्होंने कमर्शियल नहीं कराए होते, लेकिन ये अगर खाने वाले की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ अगर हेयर ड्रेसर्स कुछ बैठे हुए हैं तो आई एम सो श्योर कि ये लोग कमर्शियल होंगे, इन्होंने कमर्शियल कराया हुआ होगा अपना. सिनेमाज, थिएटर एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 2 जो ऊपर बताया है, गवर्नमेंट में बाय जनरल, और वही बात है कि गवर्नमेंट चाहेगी तो फिक्स करेगी कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स क्या होंगे, ये कब तक. जिस तरह अब लॉकडाउन चल रहा है तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दिया है कि ये कब से लेकर कब तक खुलेंगी दुकानें और कब तक ये कारोबारी सिलसिला चलेगा इनका, तो ये गवर्नमेंट के अंडर आती है ये चीज़ भी. Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, government may by notification in official gazette direct that any of the establishment or persons specified therein shall not be exempted from the operation of such provisions. वही बात है कि किसी को भी इनसे बालादस्ती हासिल नहीं है. अगर किसी को इस्तिस्ना दिया जाता है तो वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है और गवर्नमेंट इसको स्पेसिफाई करता है ऑफिशियल गजट में. वीकली हॉलीडेज इन एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस, माँ सिवाय इसके कि जो इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है. एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट शैल इन एडिशन टू द लीव एंड हॉलीडे एज मे बी एडमिसिबल टू हिम अंडर सेक्शन 14, 15 एंड 16. ये 14, 15 और 16 सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे. वो कहते हैं कि इन छुट्टियों के अलावा कौन कौन सी और छुट्टियाँ जो हैं वो अलाउ है. वो छुट्टियाँ जो अलाउ होंगी उनकी कोई डिडक्शन नहीं होगी. कौन जो अलाउड लीव्स हैं. नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनी हॉलीडे अलाउड अंडर सेक्शन 1 शैल बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट. अब इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं बच्चे. सिक लीव, कोई एक्सीडेंट है, कोई और ऐसा नेशनल हॉलीडेज आ गई हैं तो उनकी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी. If an employee is employed on daily wages, he shall nonetheless be paid his daily wages for the holiday, and where an employee is paid on piece rate, he shall receive for the holiday the average of the wages received during the week. अब वो कहते हैं कि अगर कोई छुट्टी बीच में आ जाती है, जैसे ईद की छुट्टियां आ जाती हैं और कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो क्या करेंगे जी, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको उसकी वेजेस पे करेंगे. और जो वैसे हैं जो सैलरीज़ पे हैं उनको भी उनकी सैलरी मिलती है. ऐसा नहीं है कि ईद के दिनों में कि जी आप कौन सा आए थे, हमने तो आपकी सैलरी काटनी है, ऐसा नहीं होता. ये 4th है, ये ओमिटेड है, ये आप इसमें इंक्लूडेड नहीं है. उसके बाद आ जाता है जी चॉइस ऑफ अ क्लोज डे रेस्ट विद द एम्प्लॉयर, कि किस दिन छुट्टी करनी है. ये किसके ऊपर है, ये एम्प्लॉयर के ऊपर है. तो एम्प्लॉयर बच्चे क्या करेगा, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट की को नोटिफाई करेगा कि जी मैंने इस दिन छुट्टी करनी है, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला दिन जो है वो छुट्टी का दिन रखना है. कुछ लोग मज़दूर अभी भी फ्राइडे की छुट्टी रखते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जो है वो डिस्क्राइब करेगा. एज इन द केस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्टिंग एट द टाइम दिस ऑर्डिनेंस कम इन टू फोर्स विद इन 2 months देयर ऑफ. वो कहते हैं कि 2 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर सबको जो है ना वो कहा जाता है कि अपनी कागज़ी कार्रवाई पूरी कर लें, कागज़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लीट कर लें. अगर कोई बाद में इस्टेब्लिशमेंट बनी है या उससे पहले जो है ना जो बाद में बनी है उसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि इस्टेब्लिशमेंट बनाने के क्या कानून और ज़ाब्ते हैं. लेकिन जो पहले बनी है ऑब्वियसली वो और तर्ज पे चल रही होती है तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, दैट इज़ 2 months, कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें किसके हिसाब से, जो नया ऑर्डिनेंस आया उसके हिसाब से. उसके बाद कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिशमेंट जो ऑर्डिनेंस आने के बाद वजूद में आए.
तो क्या है, उसको भी कहा जाता है विच द प्रोविजन वाज सब्सिक्वेंटली अप्लाइड विद इन 2 months ऑफ द सेटिंग अप ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। 2 मंथ के बाद गवर्नमेंट का कोई ना कोई एहलकार वहाँ जाके देखता है कि इन्होंने कानून के मुताबिक सब कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो वो ऑब्वियसली वो मोस्टली कानून के मुताबिक ही होता है, क्योंकि जब कानून आ चुका होता है तो बच्चे उनको पता होता है कि अच्छा इसको इस तरह चलाना है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की। क्योंकि जो पहले बनी हो उनको बताना पड़ता है, लेकिन जो बाद में बनती हैं उनको पता होता है कि क्या कानून है। अब वो कहते हैं कि वही जो अगर एक एम्प्लॉयर है वो अपना इंटिमिडेट करता है कि मेरा चॉइस ऑफ क्लोज डे, चाहे वो कहे जी मैंने पीर ऑफ करना है, shall not change the close day for without the prior approval in writing of the prescribed authority। prescribed authority क्या होगी? गवर्नमेंट जिसको फिक्स करेगी कि ये वाली ऑफिस जो है वो आपने इधर इन्फॉर्म करना है जी हमारा क्लोज डे कौन सा है। बगैर गवर्नमेंट के नोटिस में लाए हुए कोई भी अपना छुट्टी का दिन मुख्तस नहीं कर सकता। Opening and closing hours of establishment: no establishment on any day remain open after 8 p.m। 8 बजे के बाद तक कोई भी इस्टेब्लिशमेंट खुली नहीं रह सकती। provided that any customer who was being or was waiting in the establishment to be served at such an hour may be served during the period of 30 minutes immediately following such hour। वो कहते हैं कि उसी घंटे में, लेट अगर हमारे 8 बजे ऑर्गेनाइजेशन बंद होनी है और हमारा जो है कस्टमर बैठा हुआ है कि इसको सर्व करना है हमने, तो वो कहते हैं कि उसको 30 मिनट्स 8 से 8:30 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आप उसी घंटे के अंदर अंदर उसको जल्दी से सर्व करें और उसको अपनी सर्विसेज दें। और मतलब इतनी रिलैक्सेशन है, ये नहीं कि आपका आया है 7:55 पे आपका क्लाइंट आया है, कस्टमर आया है और आप उससे कहें जी हम तो वी आर अबाउट टू क्लोज। कहते हैं उसमें 30 मिनट्स का मार्जिन है, आप जो है अपने कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हैं। फिक्स एनी आवर आफ्टर विच स्टेटमेंट क्लास शल नॉट रिमेन ओपन। वही बात है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन होगा कि इसके बाद ये ओपन नहीं रह सकती। एवरी एम्प्लॉय शल डिस्प्ले एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द एस्टैब्लिशमेंट अ बोर्ड स्पेसिफाइंग द आवर ड्यूरिंग विच द एस्टैब्लिशमेंट विल रिमेन ओपन। कभी आपने ये देखा है, वो एक बोर्ड लगा हुआ होता है, ग्लास डोर्स होता है, उसमें लिखा होता है ओपन एट, क्लोज एट, कि हमारा खुलने का टाइम ये है, हमारा बंद करने का टाइम ये है। समटाइम्स वो ब्रेक का बोर्ड लगा होता है, समटाइम लगा होता है कि वी आर ओपन, समटाइम लगा होता है वी आर क्लोज। तो इस बोर्ड का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो पहले ही उनको पता हो कि टाइमिंग्स ये हैं, तो वो दाखिल ना हो। No employee shall be required or permitted to work continuously in an establishment for more than 6 hours। 6 घंटे लगातार काम। बच्चे वो कहते हैं ना वर्किंग आवर्स चाहे 8 घंटे हो 9 घंटे हो, लेकिन वर्किंग आवर्स जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 6 आवर्स। or for more than 3.5 hours in the case of a young person unless he has been allowed an interval for rest नॉट लेस देन 1 आवर। लेकिन कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप इससे ज़्यादा, लेट अगर 6 आवर है तो उसमें आप लेट अगर 8 to 9 है बच्चे, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 3 से 4 घंटे उसके रेस्ट के आएंगे, जिसमें जो मिनिमम यंग पर्सन के लिए वो कहते हैं आप उससे 3 से 4 घंटे ज़्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन उसको आराम करने का टाइम कम से कम कितना होना चाहिए, 1 घंटा। इसमें उसको लंच ब्रेक भी मिलेगी, उसको नमाज का जो टाइम है वो भी मिलेगा और सो ऑन। Except with the permission of government, no woman or young person shall be employed in an establishment other than between the hour of 9 a.m. to 7 p.m. कहते हैं 9 से 7 बजे के बाद ना आप किसी खातून को काम करने, ये नाइट शिफ्ट्स में ख़वातीन का काम करना इलीगल है, नहीं करा सकते आप ख़वातीन से। और यंग पर्सन से, हु इज़ अ यंग पर्सन दैट लाई बिटवीन द एज ऑफ 14 to 17, जो 14 से 17 की उम्र के दरमियान में आते हैं। Daily, weekly hours and overtime, such as otherwise expressed provided in this ordinance. No adult employee shall be required or permitted to work in an establishment in excess of 9 hours a day and 48 hours a week। के एक एस्टैब्लिशमेंट में 9 घंटे से ज़्यादा और 48 आवर्स अ वीक और 48 घंटे एक हफ्ते में, 9 घंटे एक दिन में और 48 घंटे एक हफ्ते में से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। कितने जी आप इनसे काम नहीं करा सकते। और इन 9 घंटों में भी बच्चे क्या क्या आएगा, उसके आराम करने का, उसके लंच ब्रेक आएगा और उसके नमाज का वक्फा इन 9 घंटों के अंदर इंक्लूड होगा। Provided that in any day or in any week in which there occurs stock
टेकिंग, मेकिंग अप ऑफ अकाउंट, जो कहते हैं समटाइम्स ऐसा होता है ना, बैंक की क्लोजिंग चल रही होती है, काम बढ़ जाता है, या जिस तरह इंडस्ट्री में होता है कि कोई सामान पहुंचाना हो या अनलोड करना हो, कहते हैं इसमें ओवर शिफ्ट जो है वो परमिटेड है. Young person for more than 7 hours in such day and for more than 42 hours in such week. अगर इस तरह का कोई हफ्ता आ जाता है जिस तरह बैंक की क्लोजिंग्स हो रही होती हैं, तो वो कहते हैं कि यंग पर्सन से आप कितना काम करा सकते हैं, 42 आवर्स अ वीक करा सकते हैं, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क बाय एन अडल्ट डज नॉट एक्सीड 624 आवर्स. टोटल कितने आवर्स इन अ वीक होने चाहिए, 624 आवर्स इन अ वीक बाय अ यंग पर्सन, और 468 आवर्स इन एनी 1 ईयर. एक साल में कितने होंगे जी, कितने हैं यंग पर्सन के लिए, 624 आवर्स, एंड बाय अ यंग पर्सन 468 आवर्स इन एनी 1 ईयर. ये अडल्ट के हैं 644 आवर्स इन 1 ईयर, और यंग पर्सन के हैं 468 आवर्स इन 1 ईयर. तो उसमें वो है, आप ये याद रखना है आपने कि एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है यंग पर्सन, और अडल्ट पर्सन कितने घंटे काम कर सकता है. 42, 48 ये आवर्स आपने रखने हैं, और अगर शिफ्ट वगैरह लगानी हो या ओवर टाइम करना हो तो उसमें थोड़ी सी एग्जाम्पशन इन्होंने 1-2 घंटे की रिलैक्सेशन दी हुई है. ये MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं. और ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना बच्चे, आप लोगों को बहुत, आप लोग मिक्स कर देते हैं चीज़ें. एक तो ये यंग पर्सन, चाइल्ड और अडल्ट की एज में बहुत मिक्स करते हैं, और आप एक ये वर्किंग आवर्स में आप लोग काफ़ी मिक्स कर देते हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है. ओवर टाइम वेजेस कहते हैं कि जो ओवर टाइम है उसमें आप अपने एम्प्लॉय को डबल पे करेंगे. सेक्शन 8 के अंडर जो ओवर टाइम ऊपर उन्होंने बताया है, वो क्या करेंगे आप, उसकी डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस पेएबल टू हिम, provided that no overtime shall be payable to the contract worker employed on piece rate basis. ये परमानेंट वर्कर्स के लिए है बच्चे. आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है वो ओवर टाइम नहीं मिलता डबल अपनी सैलरी से. उनको अगर ओवर टाइम मिल भी जाए तो बड़ी बात है, वरना ये जो फैक्ट्री मालकान होते हैं ये यूजली इस तरह का काम कराते ही जो इंटर्नीज हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनसे. उन बेचारों को पता नहीं होता कानून क्या है, उनको अपने इख्तियारात नहीं पता होते, उनको अपने हकूक़ नहीं पता होते. तो जो बेचारे नए नए इंटर्नीज जाते हैं शुरू में कि नौकरी शायद पक्का कर दें हमें, ये सारे ऊपर वाले काम उन बेचारों से कराए जाते हैं. Spread over the period of work of an adult and young person shall be so arranged that inclusive of the interval for rest and meals under section shall not spread over more than 12 hours in the case of adult and 9 hours in the case of young person. कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितना लेके जा सकते हैं. सेक्शन 7 जो था कि अगर ओवर टाइम कराना हो तो वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स इन द केस ऑफ अडल्ट, मतलब जो आप ओवर टाइम करा रहे हैं वो 12 घंटे एक अडल्ट से करा सकते हैं, और एक यंग पर्सन से आप कितना काम करा सकते हैं, 9 घंटे. और इसमें क्या आएगा, इंक्लूसिव ऑफ द इंटरवल फॉर रेस्ट और मील, इसमें आपका आराम का और खाने पीने का टाइम बीच में इंक्लूडेड है. तो अडल्ट वर्कर के लिए जो है वो ऐसे 7 वाले में जहाँ ओवर टाइम करना हो शैल नॉट एक्सीड 60 आवर्स एंड बाय अ यंग पर्सन 54 आवर्स इन अ वीक. ये आपने याद रखना है. वैसे कितने आवर्स होते हैं वो आपने याद रखना है, 48 और 42 होते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर काम ज़्यादा हो और आपने शिफ्टिंग लगानी हो, शिफ्ट्स लगानी हो, ओवर टाइम कराना तो कितने होते हैं. अडल्ट वर्कर्स के लिए 60 आवर्स होते हैं और यंग पर्सन के लिए 54 आवर्स होते हैं. और इनको कितना पे करेंगे, डबल पे करेंगे इनकी सैलरी से अगर ये परमानेंट एम्प्लॉय है. टाइम एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, एवरी एम्प्लॉयर कि वो कब कब उनको इनकी सैलरी मिलेगी. Every employer or his agent or the manager of an establishment shall fix the period in respect of which wages to employee shall. वो कहते हैं जी फिक्स डेट होनी चाहिए आपने कब एम्प्लॉयर को जो सैलरी देनी है. कुछ फैक्ट्री मालकान 2-2 की इकट्ठी भी दे रहे होते हैं, नहीं भी दे रहे होते, 6-6 महीने बाद दे रहे होते हैं. कहते हैं फिक्स्ड होना चाहिए ये टाइम. वैसे भी वो हदीस शरीफ भी है ना कि मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी वेजेस अदा कर दें, उसकी जो दिहाड़ी है, उसकी मजदूरी है वो दे दें. लेकिन हमारे यहाँ पे इसको बच्चे नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता. दैट इज़ रियली वेरी बैड. ये बहुत गलत चीज़ है
और ये फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में तो ये बहुत ही होता है। नो वेज पीरियड सो फिक्स शैल एक्सीड 1 मंथ। अगर आपने कोई भी पीरियड फिक्स नहीं किया कि आप हफ्ते के बाद उनको वेजेस देंगे, 15 दिन के बाद देंगे, तो वो कहते हैं कि 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। आप फिक्स डेट बताएं, फिक्स करें कि जी 1 महीने से ज़्यादा आप उनके पैसे नहीं रोक सकते। द वेजेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन एनी एस्टैब्लिशमेंट शैल बी पेड ऑन अ वर्किंग डे। वो कहते हैं कि 17th डे की एक्सपायरी के वर्किंग डे पे आप उनको उनकी सैलरी देंगे। ये नहीं कि छुट्टी वाले दिन उनको बुला के कहेंगे जी आ जाए तनख्वाह ले जाएं। ऑल वेजेस शैल बी पेड इन लीगल टेंडर। एक पेपर होता है जिसके ऊपर साइन होता है जी इन्होंने सैलरी वसूल पाई, और नीचे वो फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, वो लीगल एक पेपर होता है, कहते हैं उसके ऊपर आपने सैलरी लेनी देनी है। Where the employment of any person is terminated on behalf of the employer, the wages and other duties earned by such person shall be paid before the expiry of the second working day after the day on which his employment is terminated. कहते हैं कि अगर आपने किसी पर्सन को टर्मिनेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसका अगला दिन शुरू होने से पहले उसकी दिहाड़ी दे देंगे, ताकि अगर उसने कहीं, जिस तरह अगर हम किसी मज़दूर को दिहाड़ी पे लेके आते हैं और अगले दिन हमने उससे काम नहीं कराना, तो हम उसी दिन उसको उसका नया दिन शुरू होने से पहले उसकी दिहाड़ी दे देंगे, ताकि वो अपना बंदोबस्त कर ले, आगे उसने कोई काम वगैरह ढूंढना है तो वो ढूंढ ले। Claim arising out of delay in payment of wages and penalty for malicious or vexatious claim, गलत बयानी अगर की जाए कि एम्प्लॉय की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से कि मुझे सैलरी नहीं मिली या क्या है, वो हम इसमें देखेंगे सेक्शन 12 में। 11 और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में अक्सर आते हैं। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट अपॉइंट एनी पर्सन टू बी द अथॉरिटी टू हेयर। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, किसी भी एरिया में किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, कि ज़्यादातर ये मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करते हैं कि आप जो है ना इस तरह के केसेस सुने कि ये एम्प्लॉय, ये तनख्वाह वगैरह के मामला जो होते हैं। When contrary to the provision of the ordinance, wages of any employee has been delayed or withheld, अगर एम्प्लॉयर जो है वो रोक लेता है, उसके पैसे नहीं देता, himself or through any other person, या जिस तरह उसका कोई मैनेजर वगैरह होता है जिसको उसने अथॉरिटी दी होती है कि वो पे करेगा, तो उनको इंटीमिडेट किया जाता है, उनको मुतला किया जाता है कि आप within 4 months from the day on which such payment was to be made apply to the authority appointed under section 1। कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसने एम्प्लॉय की सैलरी रोक ली हो या ना दी हो, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, 4 महीने के अंदर अंदर क्लेम करेगा कि मेरी तनख्वाह मुझे नहीं मिली। 4 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, वो जो अथॉरिटी गवर्नमेंट ने फिक्स की है उसको जाके वो केस करेगा कि मेरी तनख्वाह मुझे नहीं मिली जी, कुछ करें। Provided that an application may be admitted after the said period of 4 months but not later than 6 months। कहते हैं कि अगर एप्लीकेशन, वैसे तो टाइम ड्यूरेशन इसका क्या है 4 महीने है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो 4 महीने नहीं कर सकता, तो 6 महीने की मुद्दत दी गई है, लेकिन 6 महीने की मुद्दत में उसने अथॉरिटी को सेटिस्फाई करना है कि क्या ऐसी सूरत हाल थी कि मैं 4 महीने में मैंने केस नहीं किया और ये 5वें और 6ठे महीने में आके मैं केस कर रहा हूँ। तो जी वो कहते हैं कि आपने अथॉरिटी को सेटिस्फाई करना है, सफिशिएंट एविडेंसेस देने हैं कि मेरी ये वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने 4 महीने में केस नहीं किया, तो अब 5वें 6ठे में, लेकिन 6 महीने के बाद वो कहते हैं कि कोई केस एंटरटेन नहीं होगा, वो नहीं सुनेंगे कि आप पहले कहाँ थे बच्चे, 6 महीना आधा साल बनता है, तो वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल अगर उसने केस करना है तो। उसके बाद है व्हेन एनी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 एंटरटेन्ड, कि अगर वो होता है कि 5वें 6ठे महीने में करता है और उसको वो सुन लेते हैं, शेल हेयर द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर, ये नहीं कि एक पार्टी की बात सुन के वो केस को डिसाइड कर दें, वो दोनों की सुनते हैं, एम्प्लॉयर को भी बुलाते हैं, और उसके अलावा जी वो कहते हैं कि कोई भी अगर आपके पास एविडेंस है उसको भी ले आएँ, ताकि किसी को तफरीक ना हो और सबको बराबर जो है वो ट्रीट करें और इंसाफ हो सके। तो प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ, नेक्स्ट है हमारे पास जी, नो डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी शैल बी मेड इन द केस ऑफ डिलेड वेजेस इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द डिले वाज ड्यू टू। वो कहते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर का कसूर नहीं होता डिले में,
अ बोनाफाइड एरर और बोनाफाइड डिस्प्यूट एज द अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय, वो कहते हैं कि कुछ इस तरह हो जाए, खुदा ना खास्ता फैक्ट्री में आग लग गई है, कोई एमरजेंसी कंडीशन हो गई है, या एम्प्लॉय की गलती है कि उसने कोई ऐसा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है जिसकी वजह से उसकी तनख्वाह काट ली हो, या उसने कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत कर दी है जिसकी वजह से उसे निकाल दिया हो, तो एम्प्लॉयर जो है ना उसको सज़ा नहीं मिलती, ना उसके ऊपर कोई पेनाल्टी होती है। इट वॉज इधर मलिशियस, और अगर उनको पता चल जाए कि ये जो है ना मलिशियस और वेक्सेशियस है, कि धोखाधड़ी पर है, गलत इन्होंने क्लेम किया, तो वो पेनाल्टी होगी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ टू बी पेड टू द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो एम्प्लॉय जो है, जो अंडर काम कर रहा है, वो अपने मालिक को 50 रुपये देने का पाबंद है। और अगर एनी अमाउंट डायरेक्टली टू बी पेड अंडर दिस सेक्शन में बी रिकवर्ड if the authority is a magistrate by the authority as it were a fine imposed by him as magistrate। और इसको वो कहते हैं ना, जो बीच में कौन जिम्मेदार है, वो एम्प्लॉय जो अगर कह दे जी मैं नहीं देता, तो जो इस मजिस्ट्रेट ने केस सुना हुआ है वो जिम्मेदार है कि वो उसको फ़ाइन की रकम लेके देगा। If the authority is not a magistrate by any magistrate to whom the authority make application, it were fine imposed। अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं सुना और मजिस्ट्रेट ने किसी और को अथोराइज़ कर दिया कि आप मेरे बिहाफ पे केस सुने, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वो रकम उससे लेके देने के लिए? वो अथॉरिटी ज़िम्मेदार होगी। An appeal against a direction made by authority under section 3 और subsection 4, वो कहते हैं कि 30 days of the date on which the decision was made, कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर ये रिकवरी होनी चाहिए। By the employer or any other person responsible for the payment of wages under section 11, the total sum directed to be paid by the way of wages and 100 रुपीज़। अब देखें एम्प्लॉय को कितना उन्होंने कहा था कि अगर एम्प्लॉय गलत होगा तो मालिक को कितना देगा? 50, और अगर मालिक गलत होगा तो वो एम्प्लॉय को कितना देगा? 100 रुपीज़। ये सेम ही है, इसको देख लीजिएगा, रिपीट हुई हैं चीज़ें। An authority appointed under section 1 for the purpose of determining any matter referred to in subsection 3 और subsection 4 have all the powers vested in। वो कहते हैं कि कौन अथॉरिटी के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी? वो पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट ने दी हुई होंगी अंडर सेक्शन 1908 क्लॉज 5 ऑफ 1908 फॉर इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और उनके पास क्या क्या है? मजिस्ट्रेट को कौन सी पावर्स हासिल होंगी? बच्चे, मजिस्ट्रेट इज़ द अथॉरिटी ना, ऊपर ये केस कौन सुन रहा है? मजिस्ट्रेट सुन रहा है। तो मजिस्ट्रेट को कौन कौन सी पावर्स हासिल होंगी जो सिविल कोर्ट ने उसको दी हुई होंगी, जिसके अंदर क्या है कि वो फोर्सफुली कह सकता है कि जी विटनेस लाएँ, एनी शाहिदीन लाएँ, और कह सकता है कि जी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं मुझे, और बाकी भी जो उसको सबूत चाहिए वो ले सकता है। उसके अलावा जी बार ऑफ सूट्स क्या होता है? हल्का अदालत, एक स्पेसिफिक हल्का अदालत जिसमें ये सारे केसेस सुने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ वेजेस इन सो फार एज द सम सो क्लेम्ड। कहते हैं तब तक वो कोई भी केस को नहीं सुन सकता। forms the subject of an application made under section 2 और section 12 which is pending before the authority। वो कहते हैं कि नहीं सुना जा सकता जब तक वो पेंडिंग के हो किसके पास? अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट के पास। हैज़ formed the subject of direction made under section 3 और section 12, ये वही है बच्चे कि हल्का अदालत में तब तक कोई केस एंटरटेन नहीं हो सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट जो है वो पूरी कागजी कार्रवाई और ये सारी चीज़ें मुकम्मल ना कर दे। उसके बाद है जी एनुअल लीव। एनुअल लीव में हमारे पास एम्प्लॉय को कितनी छुट्टियां अलाउ होती हैं ये बताया गया है। इफ़ एम्प्लॉय डज नॉट इन एनी पीरियड ऑफ 12 months अवेल द होल और एनी पार्ट ऑफ द लीव अलाउड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1। कुछ लोग ये कहते हैं ना जी हम छुट्टियां नहीं कर रहे, हमें फ़लाँ मंथ में हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, तो हम अपनी छुट्टियाँ इकट्ठी कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं? लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम शैल बी एडिड टू द लीव टू बी अलाउड टू हिम अंडर द सबसेक्शन इन द सक्सीडिंग पीरियड ऑफ 12 months। उसकी वो छुट्टियाँ अगर वो एक साल में नहीं करता तो अगले साल में इकट्ठी हो जाती हैं। और वो कहते हैं जी टोटल लीव ड्यू टू एन एम्प्लॉय अंडर दिस सेक्शन अमाउंट्स टू 30 days। नो फर्दर अकोमोडेशन और एडिशन टू सच लीव विल बी परमिजिबल। 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियां अगले साल में मुंतकिल नहीं हो सकती। लाइक अगर आपको 40 लीव्स अलाउड है और आपने 40 की 40 छुट्टियां नहीं की तो उसमें से 10 बेशक आप करें ना करें आपके अगले साल में मुंतकिल नहीं होंगी। आपकी 30 छुट्टियां जो हैं वो अगले साल में मुंतकिल हो जाएंगे।
बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो छुट्टियां नहीं करता तो वो क्या कर सकता है कि उन छुट्टियों के पैसे ले सकता है एम्प्लॉयर से कि मैंने छुट्टियां नहीं की। वो जो बोनस मिलता है ना एंड पे एम्प्लॉयज़ को कि जी इन्होंने कोई छुट्टियां नहीं की, वो एक्चुअली ये कानून में है कि अगर एम्प्लॉय अपनी छुट्टियां इस्तेमाल नहीं करता और उनको अगले साल में शिफ्ट नहीं करता तो उसको उसके पैसे दे दें, उन दिनों के पैसे दे दें। कहते हैं ना एक सैलरी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वो कोई मालकान इतने अच्छे नहीं होते जो आपको बोनस में सैलरी एक एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो आपके अपने पैसे ही होते हैं क्योंकि वो कानून में है, आपको एम्प्लॉयर को आपको पे करने पड़ते हैं। कैजुअल और सिक लीव्स क्या होती हैं बच्चे? कैजुअल और सिक लीव्स में आपकी तनख्वाह नहीं कटती और वो कहते हैं कि शैल नॉट एक्सीड 16 डेज़। और सिक लीव जो है वो उसमें आपको फुल वेजेस मिलते हैं फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 8 डेज़ इन एवरी ईयर। 8 दिन की आप सिक लीव्स हर साल में ले सकते हैं। अगर एम्प्लॉय जो है वो इनको अवेल नहीं करता तो वो कैरिड फर्दर हो जाती हैं, मतलब आगे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट कम फेस्टिवल हॉलीडेज़। इसमें भी बच्चे आपकी डिडक्शन नहीं होती और कितनी अलाउड है? 10 डेज़ की अलाउ है। वेजेस ड्यूरिंग लीव और हॉलीडेज़ कि वही है कि उनको वेजेस पूरे मिलते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ को। सेक्शन 14, 15, 16, 17 नॉट टू अप्लाई टू सर्टन इस्टेब्लिशमेंट। कहते हैं कि जो ऊपर वाले सेक्शन है कि लीव्स इतनी अलाउ है आपको, सिक लीव्स इतनी अलाउ है, फेस्टिवल लीव्स इतनी अलाउ है, नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयड इन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स। जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं बच्चे, उनके अपने कुछ कानून होते हैं जो वो गवर्नमेंट की नोटिस में ले आते हैं कि जी हमने इतनी छुट्टियां देने हैं एम्प्लॉयज़ को, 2 ईद की 2, 3 नहीं 2 छुट्टियां देनी है। तो वो कहते हैं कि इनमें एग्जाम्पशन होती है क्योंकि गवर्नमेंट का बच्चे और हिसाब होता है, गवर्नमेंट अपनी छुट्टियां फिक्स करती है। जिस तरह ये प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स, इनको समर वेकेशंस नहीं होती जबकि गवर्नमेंट को होती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इनके ऊपर ये वाले सेक्शंस नहीं लगते। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो ये कहते हैं कि अगर आपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है आप उसको पहले इन्फॉर्म करेंगे, 1 मंथ नोटिस देंगे और नो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय वेदर मंथली रेटेड, वीकली रेटेड और डेली रेटेड एंड नो अप्रेंटिस शैल बी इंटाइटल टू एनी नोटिस और पे इन ली देयर ऑफ। के जो ये नोटिस 1 मंथ का किसको देंगे? परमानेंट एम्प्लॉय को देंगे। और परमानेंट एम्प्लॉय ने अगर खुद छोड़ना है तो वो क्या करेगा? वो भी 1 मंथ का नोटिस देगा। और जो ये टेम्प्रेरी हैं या अप्रेंटिस वगैरह हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। बच्चों को आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते, वो ममनू है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस वेयर बाय एन एम्प्लॉयर रिकॉलिंग एनी राइट कन्फर्ड बाय शैल बी नल एंड वॉइड इंसोफार एज परपोज टू डिप्राइव हिम ऑफ सच राइट्स। वो कहते हैं कि इस कानून अगर कुछ इस तरह होता है ना कि इन्होंने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हुए होते हैं और वो अगर कानून के आने के बाद भी जो है वो कहते हैं कि एम्प्लॉय जो है अगर उसके कुछ राइट्स हैं जो कानून के आने से पहले थे तो उसको डिप्राइव नहीं कर सकते आप उसके राइट से। ऑल दो वो नल एंड वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके अगर कुछ राइट्स हैं जो कंपनी ने उससे वादा किया हुआ था इस कानून के आने से पहले तो वो उसको उसके राइट्स देने का जो है ना पाबंद है। Guarding of machinery in every industrial establishment, all machinery or electrically propelled machinery shall be guarded in the prescribed manner। उसके लिए आपको गार्ड रखें, CCTV कैमरास लगाएं, कुछ भी करें तो वो अपनी मशीनरी को गार्ड करें। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री का पता ही इस तरह चलता है जी क्या कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरह पता चलता है जब उनके प्रॉपर रजिस्टर्स होंगे। ये हम फार्मासिस्ट के भी रजिस्टर्स होते हैं ना, फार्मेसी टेक्नीशियंस के कैटेगरी A, B, C, इसी तरह इनके भी रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि अगर वर्कर्स के हिसाब से होते हैं, 1 से 5 वर्कर्स होंगे अगर तो बच्चे 2 रुपये फ़ीस है, इसी तरह 6 से 10 होंगे तो इतनी फ़ीस है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा उन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन से फॉर्म में फ़ीस जमा करानी है, ये सब कुछ है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स, ये हिरारिकल ऑर्डर है बच्चे। सबसे ऊपर कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर होगा जो अपॉइंट करेगा डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को। और इनकी पावर सेम है कि कहीं पे भी जाके अपने हदूद में जो इनको एरिया स्पेसिफाई किया होता है वहाँ पे जाके छापा मार सकते हैं, देख सकते हैं कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने का उनको कह सकते हैं। और जो जो चीज़ें इसके अंडर आती हैं वो सारा किसकी ड्यूटी होती हैं?
डिप्टी इंस्पेक्टर्स की और इंस्पेक्टर्स की और चीफ इंस्पेक्टर्स की। लेकिन कुछ इख्तियारात होते हैं जो चीफ इंस्पेक्टर किसको देता है, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को, और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ने आगे किसको दिए होते हैं, इंस्पेक्टर्स को दिए होते हैं। जो हमारा ड्रग एक्ट का सेक्शन 17 है उसमें पावर्स ऑफ 16, 17 है उसमें पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर्स की पावर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। कहते हैं कि अगर कोई रजिस्टर पेनाल्टीज़ में हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका 11 इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बच्चे ये जो लीव्स वाले सेक्शंस थे कि छुट्टियां कितनी अलाउ है ये इंपॉर्टेंट है, एंड देन 27 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके बगैर पेपर मुकम्मल नहीं होता, दिस इज़ वन ऑफ द पेट क्वेश्चन। If an employer with intent to deceive, mask or cause or lie to made in any registered record, कि अगर वो कागज़ों में कोई हेरा फेरी करता है which is required to made their under, इसमें वही है, और जो है इंस्पेक्टर के साथ धोखाधड़ी करता है और उसको सही से जो है वो रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करता। होते हैं ना कि कुछ जला भी देते हैं कि रिकॉर्ड हमें ना प्रोवाइड करना पड़े, अपना रिकॉर्ड जला देते हैं, जी आग लग गई थी। उसको फ़ाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 50 रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 250 रुपीज़। उस टाइम पे बच्चे इन पैसों की भी बहुत ज़्यादा कदर होती थी। देखें ना, बहुत पुराना ये एक्ट आया हुआ है हमारे पास 1969 का। तो 1969 में जहाँ पे वो सिक्के चलते थे और वो बहुत छोटे पैसे चलते थे, और उस टाइम पे रुपयों की तो बहुत कीमत थी, हमारी करेंसी की बहुत वैल्यू थी तब तो। लेकिन अब क्या है, बच्चे ये लॉ में है, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है वो फ़ाइन अपने हिसाब से लगाती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ये 50 रुपये 100 रुपये लगाए, जितना बड़ा उसका क्राइम होता है उसको उतना फ़ाइन होता है। उसके अलावा जी 6, 7, 19 और 20 में अगर कोई भी करे, 6, 7, 19, 20 आप लोग देख लेंगे जी कौन से सेक्शन है। 6, 7, 19 और 20 हमारे पास है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग में करे, गलत कोई काम करे, ओवर टाइम वेजेस, मतलब अगर जो काम करा रहे हैं उनको उनकी ओवर टाइम की वेजेस ना दे, और ये वाले सारे मामलात हैं 6, 7 और 19 और 20। इनमें अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसकी पेनाल्टी बताई हुई है, कितने हैं, 500 रुपीज़ है, और विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या उसको सज़ा हो सकती है या उसको 500 रुपये फ़ाइन हो सकता है। प्रोसीजर क्या है कि कोई भी वही बच्चे के मजिस्ट्रेट से कम कोई भी इसको केस को नहीं सुन सकता। जो अथॉरिटी स्पेसिफाइड है वो मजिस्ट्रेट है, और कोई भी केस तब तक एंटरटेन नहीं होगा जब तक कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस तब तक नहीं होगा बच्चे, वही प्रॉपर चैनल वाली बात है। प्रोसिक्यूशन, इंडेमनिटी, नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ। अगर वो अच्छी नीयत से कुछ भी करते हैं तो उसके खिलाफ उसको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, गवर्नमेंट जो है वो पावर्स किसी को भी दे सकती है कि मजिस्ट्रेट इसको केस को सुने, मजिस्ट्रेट से बाद फिर अगर कोई और अथॉरिटी वो लीगलाइज कर देते हैं कि ये केस को सुने। पावर टू मेक रूल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। कौन सी गवर्नमेंट के पास है, ये डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी आती है, लेकिन कुछ इसमें फेडरल जिस तरह चीफ इंस्पेक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो वो आ जाते हैं। सेविंग ऑफ सर्टन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, वही जो हमने बच्चे सेक्शन डिस्कस किए कि अगर ये रूल बाद में आता है और उसके बाद सर्टन राइट्स कुछ अगर जिस तरह अगर किसी एम्प्लॉय की बच्चे ग्रेजुटी या उसके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कंपनी देने की रवादार है, लेकिन कानून आ जाता है और कानून कहता है जी ग्रेजुटी हमने ख़त्म कर दी है, लेकिन जो पहले उस एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसका हक बनता है कि उसको ग्रेजुटी दी जाए। तो बेशक कानून आने के बाद सब कुछ नल एंड वाइड हो जाता है, लेकिन कुछ राइट्स जो हैं वो सेफ रहते हैं। रिपील्ड एंड सेविंग्स में ये वाले एक्ट देख लें जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वाले एक्ट ने आके इनको सबको ख़त्म कर दिया, ऊपर वाले एक्ट्स को। ये उसके बाद बच्चे ये शेड्यूल्स हैं, ये आपके काम के नहीं हैं। शेड्यूल्स और वो फॉर्म्स आपने वही वाले देखने हैं जो ड्रग रूल्स के और ड्रग एक्ट के हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ इसमें समझ नहीं आता तो डू आस्क मी, इसको हम फिर से क्लियर कर लेंगे। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इसको तैयार करें, ऐसे पढ़ें कि जिस तरह आखिरी दफ़ा पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी खैर बच्चे आखिरी दफ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पेपर्स कभी भी प्लान हो सकते हैं।
तो बिल्कुल आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना। कुछ समझ नहीं आती इसको हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा क्लास में भी रिवाइज़ कर चुके हैं, ये हमारी आई गेस 3rd 4th रिवीजन है। तो इसीलिए ज़रा मैंने इसको एक जल्दी से इसको क्विक व्यू दिया है ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और आपके माइंड में चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएं। तो चलें बच्चे देखें इसको और आस्क मी एनीथिंग, कोई क्वेश्चन है तो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।